जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने लॉ परिवार लॉ जीवाई रोहित में। मैं रोहित शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने लॉ परिवार में। अभी मैं कुछ दिन से आपकी क्लास नहीं ले पा रहा था, मतलब कोई प्रॉब्लम आ गई थी इसलिए। और उसी क्रम में मैं आज आपके लिए जो नया एक्ट लेकर आया वो है घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 सेक्सुअल हैरेसमेंट। लेकिन आज हम एक्ट को सिर्फ प्री के पर्पज से पढ़ेंगे और बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 मिनट में हम इस वर्ग को ख़त्म करेंगे। इतना ही पढ़ेंगे जहाँ से हमारा प्री का क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो बिना कुछ देरी किए इसको स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005, ठीक है ना। तो पहले हम एक्ट में सबसे पहले यही पढ़ते हैं कि ये एक्ट कब बना, कब लागू हुआ, ठीक है ना। तो ये जो अधिनियम है ये बना आपका 13/9/2005 को, ठीक, यानी कि अधिनियमित हुआ, इसको मंजूरी मिली। ये लागू कब हुआ? ये लागू हुआ आपका 26/10/2006 को, ठीक है, संपूर्ण भारत पर, ठीक है ना। तो यहाँ से क्वेश्चन पीढ़ी के बनते हैं, तुमको याद रखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए इस सेक्शन में, इस एक्ट के अंदर 37 धाराएं हैं, ठीक है ना। जो हम स्टार्ट करेंगे वो करेंगे जो आपके एक्ट में जो सब क्लॉज दे रखे हैं, जो निर्वचन खंड जो आपका होता है ABCD, उनको हम सेक्शन में कोरिलेट करके पढ़ेंगे, उनके साथ साथ पढ़ते जाएंगे, ठीक है ना। जैसे कि मान लीजिए पहला क्या है, घरेलू हिंसा। तो ये सेक्शन 3 में दी है, सेक्शन 3 में घरेलू हिंसा के बारे में बताया गया, ठीक है ना। और इससे पहले जो इसको कोरिलेट करेंगे हम करेंगे 2G से। 2G से क्यों? 2G में बताया गया है कि घरेलू हिंसा से तात्पर्य धारा 3 में परिभाषित घरेलू हिंसा से है, ठीक है। अब घरेलू हिंसा होता क्या है 2G में तुमने बता दिया गया कि धारा 3 में परिभाषित घरेलू हिंसा से है। तो घरेलू हिंसा से मतलब होता है कि मान लीजिए जब महिला के साथ कोई ऐसा व्यवहार किया जाए, या शारीरिक, मानसिक या आर्थिक, ठीक है ना। आर्थिक से मतलब होता है जो उसका स्त्रीधन होता है उससे उसको वंचित कर देना, ठीक है ना। स्त्रीधन के बारे में आप हिंदू अधिनियम में पढ़े होंगे, हिंदू विधि अधिनियम में, तो उसको समझाने का जरूरत नहीं है। जैसा कि होता है जब कोई महिला होती है तो उसको कोई संकट उत्पन्न करना, कोई क्षति पहुंचाना, उसको मानसिक कोई पीड़ा पहुंचाना, ये सब हिंसा के रूप में परिभाषित है, ठीक है ना। तो घरेलू हिंसा को इतना याद रखिएगा, कहाँ परिभाषित की गई है, धारा 3, ठीक है ना। धारा 3 के बारे में कौन बोलता है? सेक्शन 2G। सेक्शन 2G बोलता है कि घरेलू हिंसा से तात्पर्य सेक्शन 3 में परिभाषित घरेलू हिंसा से, ठीक। अब इसको देखो फिगर वाइज करते जाएंगे, ठीक है। जब घरेलू हिंसा होती है तो इसकी जानकारी दी जाएगी। जानकारी किसको दी जाएगी? अब भाई शिकायत भी करोगे जब घरेलू हिंसा होगी तो किसके पास शिकायत लेके जाओगे, ठीक है ना। तो धारा 4 में बताई गई है कि इसकी जानकारी सेक्शन 4 में, सेक्शन 4 बताया था कि है कि जो घरेलू हिंसा आपका होगा, जो पीड़ित महिला होगी, पीड़ित महिला कौन होती है? व्यथित महिला। जिसको व्यथित महिला को मतलब कौन करेगी, जानकारी कौन देगी? पीड़ित महिला देगी, ठीक है ना। इसको पीड़ित को कम परिभाषित किया गया है, इसको 2A में। सेक्शन याद रखिएगा। जानकारी किसको दी जाएगी? जानकारी दी जाएगी संरक्षण अधिकारी को। किसको? संरक्षण अधिकारी को, ठीक है ना। जब इसके साथ घरेलू हिंसा का कोई मामला बनता है तो इसकी जानकारी पीड़ित करे संरक्षण अधिकारी को दी जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे संरक्षण का, ये संरक्षण जो अधिकारी है कौन, इसके बारे में बताना जरूरी है, ठीक है ना। तो संरक्षण अधिकारी जो है, इसका जो प्रावधान किया गया है वो बताया गया है कि धारा 8 के अंतर्गत, यानी कि सेक्शन 8, कि राज्य सरकार इसकी नियुक्ति करेगी, ठीक है। ये आपके यहाँ सवाल प्री के बन रहे हैं, किसकी नियुक्ति कौन करता है? राज्य सरकार करती है। इसका प्रावधान कहाँ गया है? सेक्शन 8 में दिया गया है, ठीक है ना। तो यह बताया गया है कि जब घरेलू हिंसा का कोई मामला आएगा तो उसकी जानकारी संरक्षण अधिकारी को दी जाएगी। संरक्षण जो अधिकारी है इसकी नियुक्ति राज्य सरकार के द्वारा जाएगी, जिसका प्रावधान धारा 8 यानी सेक्शन 8 में किया गया है, ठीक है। इसके साथ ही जो संरक्षण अधिकारी, इसके बारे में बताया गया कहाँ पे, हम बताए थे कोरिलेट करके पढ़ेंगे 2N, ठीक है।
2N में बताया गया है कि धारा 8 में परिवार, जो धारा 8 में राज्य सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी संरक्षण अधिकारी होगा, है ना, इतना ही बताया गया 2N में। संरक्षण अधिकारी के बारे में हम कहाँ पढ़ रहे हैं? सेक्शन 8 में, ठीक। अब संरक्षण अधिकारी बताया गया है तो इसके कुछ कर्तव्य होंगे। तो कर्तव्य जो कार्य है इसके, यानी कर्तव्य और कृत्य जिनको बोलते हैं हम बात, ये ड्यूटीज, तो वो कब डिफाइन की गई है? वो सेक्शन 9 में डिफाइन की गई है। ये संरक्षण अधिकारी होता है, इसके कर्तव्य, इसके कर्तव्य और कृत्य क्या क्या होते हैं? इसके कर्तव्य कृत्य ये होते हैं, जब हरेसमेंट का कोई जब केस होता है, ठीक है, इसकी जानकारी इसके अधिकारी को दी जाती है, तो इसका काम ये होता है कि इन मतलब जो मामले होते हैं उनको रोके, ठीक। या नंबर 1, इनकी जो जानकारी संबंधित मजिस्ट्रेट को दे, सरकार को दे, चिकित्सा जो सुविधा होती है उन्हें उपलब्ध कराए, आश्रय प्रदान करे, मतलब जो भी सुविधाएं देने का मतलब जो जितने कार्य होते हैं वो कार्य कौन करता है? संरक्षण अधिकारी करता है, ठीक है ना। कोई सजा नहीं देता है कि कोई सोचे कि सजा देगा, वो नहीं देगा। क्यों? इसका सिर्फ काम ये है कि जो घरेलू हिंसा के मामले हैं उनको कम करना, ठीक है ना। उसके लिए युक्त जो भी साधन है उनका इस्तेमाल करना, या पीड़ित ऐसे की चोट लग गई उसको मेडिकल सुरक्षा देना, ये सब कुछ देना इसका कार्य है, ठीक है ना। इसकी नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाएगी, राज्य सरकार, और इसके कर्तव्य कर्तव्य सेक्शन 9 बताए गए जो मैंने आपको बताए, ठीक। इसके बाद चालू होता है क्या? अब इन्हें कर्तव्य कृत्य इसमें कृत्य और भी था कि ये मामले को मजिस्ट्रेट को भी दे सकता है जब उसको लगता है कि मामला ज़्यादा ऊपर जा रहा है, तो उसको निवारण के लिए मजिस्ट्रेट के पास भेजना चाहिए, ठीक है ना। अब ये मजिस्ट्रेट के पास भेज देगा, ठीक है ना। सबसे बड़ी बात, मजिस्ट्रेट के पास भेजा तो मामला फिर यही होना चाहिए मामला है कैसा, ये है ना। तब ये मामला कहाँ भेजा इसने? मजिस्ट्रेट के पास, ठीक है। यहाँ से आ जाए सीधे यहाँ पे, यानी कि अब यहाँ बताया गया मजिस्ट्रेट की कार्रवाई के बारे में। तो मजिस्ट्रेट को आवेदन करेगा, कौन करेगा? या तो संरक्षण अधिकारी कर सकता है, ये महिला स्वयं कर सकती है। जब महिला ने संरक्षण अधिकारी को उसके बारे में बताया तो ये संरक्षण अधिकारी धारा 12 के अंतर्गत आवेदन करेगा मजिस्ट्रेट के समक्ष, ठीक है ना, अनुतोष की मांग के लिए। जब मान लीजिए इसके यहाँ पे इसको पूरा अनुतोष नहीं मिला है, जो भी सुरक्षा थी वो थी, उसको लग रहा है कि मुझको भी और आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है ना, या मेडिकल इसको लगता है संरक्षण अधिकारी को कि ये भी कार्रवाई आगे और की जानी चाहिए, तो सेक्शन 12 के अंदर मजिस्ट्रेट को वो क्या करेगा? मजिस्ट्रेट को एक आवेदन करेगा, ठीक है। अब मजिस्ट्रेट को आवेदन कौन कौन करेगा? संरक्षण अधिकारी कर सकता है, या जो व्यतीत पुलिस अधिकारी है वो भी कर सकता है, ठीक है, या कोई व्यक्ति कर सकता है, या कोई भी कर सकता है, ठीक है। अब सुनिए पुलिस अधिकारी कहाँ पे आ गया इसमें बीच में? तो उसके पहले पढ़ेंगे आप सेक्शन 5, इसको थोड़ा अलग से लिखते हैं, सेक्शन 5 में बताया गया है कि पुलिस मजिस्ट्रेट, वो मतलब पुलिस अधिकारी, सेवा प्रदाता, ये जब जो होते हैं, ठीक है ना, तो इसके बारे में रिपोर्ट में बारे में जो सेक्शन 5 है इसमें बताया गया पुलिस के बारे में, पुलिस को भी शिकायत कर सकती है, ठीक है ना। जब पुलिस को शिकायत करते हैं पुलिस भी यहाँ पे आवेदन को भेज सकता है। अब सेक्शन 12 से हम आगे करते हैं। देखिए सेक्शन 12 में जब उसके पास आवेदन कर दिया जाएगा मजिस्ट्रेट के पास, तो मजिस्ट्रेट क्या कार्य करेगा? सबसे पहला कार्य यह करेगा कि पहले तो कोई यहाँ पे मतलब हो चुका है आपका, जो होता है कि जब आवेदन को स्वीकार कर लेगा तो उसको कहाँ भेजेगा? अपराधी के पास, अभियुक्त के पास, जिनने ये हरेसमेंट का केस किया था, ठीक है ना। लेकिन वो कितने दिन में? वो 3 दिन का समय लेगा उसमें, ठीक है ना। यानी कि मजिस्ट्रेट को आवेदन देने के 3 दिन के अंदर क्या करेगा? एक तारीख निश्चित करेगा किसकी? सुनवाई की, ठीक है। आवेदन प्राप्त करने के 3 दिन के ज्यादा की तारीख नहीं होगी, मतलब 3 दिन के बाद एक तारीख निश्चित करेगा कि सुनवाई होगी, ठीक है। और इसकी जानकारी किसको भेजी जाएगी? जो जिसने हरेसमेंट का केस किया, मतलब जिसने हरेसमेंट का केस किया था उसके ऊपर, ठीक है। सबसे बड़ी बात, अब यह तामिल के बाद तामिल की जाएगी, ठीक है ना। तामिल कौन करेगा? तामिल के बारे में जो सूचना, अब मजिस्ट्रेट ने आवेदन कर दिया, आवेदन के बाद 3 दिन बाद किसने डेट रख दी? 3 दिन बाद इस फलानी डेट को इसकी सुनवाई होगी, ठीक है ना। अब पीड़ित को और जो प्रत्यर्थी मतलब है जिसने ये केस किया है, जो हरेसमेंट का जो अभियुक्त है, ठीक है ना,
उसको सूचना कैसे दी जाएगी, तो उसको बोलते हैं सूचना की तामील। ठीक है, तो जिसके बारे में प्रावधान किया गया है सेक्शन 13 में। ठीक, तो सूचना की तामील कौन कराएगा? सूचना की जो तामील कराएगा वो संरक्षण अधिकारी कराएगा। ठीक है, जैसा मैंने आपको बताया था संरक्षण अधिकारी काम क्या है, उसका काम है सेक्सुअल हरेसमेंट के मामलों को कम करना। ठीक है, उसने ही रिपोर्ट यहाँ भेजी, उसके पास रिपोर्ट वापस भेज दी जाएगी, उसको बताया जाएगा 3 दिन में जो सम्मन जो भेजा गया इसको भेजा जाएगा। अब ये इसकी तामील कराएगा, किस पे कराएगा? उस अभियुक्त पे या जो पीड़ित उन पे, मतलब उनको बताएगा कि फलाने दिन आपकी तारीख पड़ी है, आपको जाना पड़ेगा। ठीक है, तो इस कार्य को कराने का कार्य किसको सौंपा गया? संरक्षण अधिकारी को। ठीक, तो सूचना की तामील कौन सेक्शन के अंतर्गत की गई है? तो इसकी गई है सेक्शन 13 के अंतर्गत। ठीक है ना। अब इसकी जो तामील हो गई, अब ये मजिस्ट्रेट एक और चीज कर सकता है क्या? अब सुनवाई होगी, सुनवाई से पहले एक काम और कर सकता है। वो क्या कर सकता है कि अगर पीड़ित महिला यानी पीड़ित है या कोई भी जिसने केस फाइल किया है, अगर कोई परामर्श लेना चाहती है किसी से तो परामर्श ले सकती है। ठीक है, तो इसके बारे में प्रावधान क्या किया गया है? इसके बारे में प्रावधान किया गया है आपका सेक्शन 14। सेक्शन 14 में बताया गया कि अगर वो परामर्श लेना चाहती है तो परामर्श ले सकती है। ठीक, अगर वो किसी कल्याण विशेष की सहायता चाहती है, यानी कल्याण विशेष की सहायता प्राप्त करना चाहती है तो वो भी कर सकती है। इसका प्रावधान क्या कर दिया गया? इसका प्रावधान कर दिया सेक्शन 15 में, यानी धारा 15 में। यानी कि तामील के बाद सुनवाई के पहले अगर चाहे तो परामर्श ले सकती है किसी से, कल्याण विशेष की सहायता प्राप्त कर सकती है। इनके बारे में प्रावधान सेक्शन 14 एंड 15 में किया गया है। ठीक है, मजिस्ट्रेट ने इतना काम तो कर दिया। अब सोचिए बात, अब सुनवाई की तारीख पे मामला क्या करेगा? देखिए, इसमें मामला ये करेगा कि जो मजिस्ट्रेट ने यहाँ पे 3 दिन में सुनवाई की तारीख निश्चित कर दी। ठीक है, इसको परामर्श लेने के लिए टाइम, परामर्श के बोलते तुम परामर्श लेना चाहो तो ले सकती हो, या कल्याण विशेष किसी सहायता लेना चाह सकते हो तो उनकी सहायता भी ले सकते हो। ठीक, अब इनकी सहायता लेने के बाद सबसे बड़ी बात आ रही है मामला कितने में निपटाया जाएगा? तो ये मामला जो निपटाया जाएगा ये 60 दिन में निपटाया जाएगा। ठीक है, मजिस्ट्रेट के द्वारा जो मामला निपटाया जाएगा वो 60 दिन में निपटाया जाएगा। ठीक, अब 60 दिन में निपटाने के अंतर्गत क्या होगा? देखिए, इसमें मजिस्ट्रेट 2 काम करेगा। अगर संरक्षण अधिकारी के द्वारा, यहाँ पढ़ रहे थे ना कि ये संरक्षण अधिकारी के द्वारा उसे कोई पहले जुर्माना बोला गया है या कोई उसके ऊपर कोई भी शास्ति आरोपित की गई है, यानी पेनल्टी। ठीक, अब मैंने बताया था क्या कर रहा है, वो अतिरिक्त अनुतोष की मांग कर रहा है, उसको वहां संतुष्ट नहीं है पीड़ित, अनुतोष की मांग कर रहा है, तो वो क्या करेगा? जो उसको जो पहले यहाँ पे पेनल्टी लगाई गई है वो उसमें से यहाँ पे उसको क्या करेगा? सेट ऑफ कर देगा, यानी मुजरा कर देगा, यानी कि उसमें से उस सजा को या पेनल्टी को काट देगा। ठीक है ना। कैसे काटेगा? जैसे जब आप पढ़ते हैं सीआरपीसी का सेक्शन 428, जहाँ बताया गया है कि जब मान लीजिए विचार के दौरान, ठीक है ना, ये अन्वेषण के दौरान अभियुक्त ने अपेक्षा में रखा है, ठीक है, उसको जो सजा दी जाती है वो सजा उसमें से काट दी जाएगी। ठीक है ना, वही इसको बताया गया जो पेनल्टी इसने दे दी सरकारी ने, और यहाँ पे जो कार्रवाई करेगा 60 दिन में इसका निपटारा करेगा, तो जो पहले यहाँ पे उसको जो भी पेनल्टी या जो भी शास्ति आरोपित की गई है वो यहाँ पे उसको मुजरा कर दी जाएगी, यानी कि वो काट दी जाएगी। ठीक है, अब जो एक कार्रवाई है ना, मजिस्ट्रेट चाहे तो फेयर ट्रायल से संबंधित है, कौन सा? सेक्शन 16। जो कार्रवाई होगी वो बंद कमरे में होगी। ठीक है ना, जैसा कि आप सीआरपीसी में पढ़ते हैं, सेक्शन कौन से में? 327 में, 327 में पीछे पढ़ते हैं कि फेयर ट्रायल क्या होगा? जब मजिस्ट्रेट चाहे तो उसे बंद कमरे में सुनवाई, यहाँ किसी को आने जाने का कोई अधिकार नहीं होगा। ठीक है ना, तो यहाँ भी फेयर ट्रायल के बारे में बताया गया है। फेयर ट्रायल के बारे में यानी बंद कमरे में कार्रवाई होगी, जिसके बारे में प्रावधान ईशे धर्म की धारा 16 में किया गया है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अब देखिए, इतना तो कार्रवाई हो गई, कटाई, इसमें से जो भी पेनल्टी थी वो काट दी, 60 दिन में मामला निपटाएगा। ठीक है, और क्या क्या रेमेडी दे सकता है, यानी क्या क्या अनुतोष और दे सकता है मजिस्ट्रेट। ठीक है, तो पहली रेमेडी क्या देगा? देखिए, पहली रेमेडी देगा, मान लीजिए अभियुक्त है,
ठीक। और किसी के साथ घेरे में रहता है, साक्षी गृहस्थी इसको बोलते हैं कि मतलब दोनों साझेदार हैं स्वर में, ठीक है ना, उसका भी उतना अधिकार है। ठीक, तो मैं निर्देश देगा कि ये साक्षी, इसके बारे में पढ़ेंगे तो सब क्लोज जो नेचुरल क्लोज में 2s साक्षी गृहस्थी के बारे में बताती है। तो सेक्शन 17 जो बोलता है वो बोलता है कि साक्षी गृहस्थी कौन होता है। साक्षी गृहस्थी होता है कि जैसे मान लीजिए पीड़ित व्यक्ति जिस व्यक्ति के साथ रह रहा है उसी ने उसके साथ सेक्सुअल हरासमेंट किया है, ठीक है ना, तो उसको वहाँ रहने से वो मना नहीं कर सकता है ना, उसको वहाँ रहने का अधिकार है। तो मजिस्ट्रेट धारावाहिक में कार्रवाई करते हुए कह सकता है कि साक्षी गृहस्थी में आपके ये पीड़ित व्यक्ति यहाँ रहेगा, इसका ये अधिकार है रहने का, ठीक है ना। दूसरा क्या करेगा, देखिए हम बताए थे आदेश देगा नहीं, दूसरा दे सकता है संरक्षण का आदेश, जिसका प्रावधान किया गया सेक्शन 18 में, यानी कि संरक्षण का आदेश भी 12 संरक्षण आदेश के बारे में सेक्शन 2 में भी प्रावधान किया गया, ठीक है ना। क्या संरक्षण आदेश से आप क्या समझते हैं, तो धारा 18 में परिभाषित संरक्षण आदेश से आप क्या समझते हैं, जो धारा 18 में परिभाषित किया गया है। तो क्या परिभाषित किया गया यहाँ पे, यह परिभाषित किया गया है कि मजिस्ट्रेट धारावाहिक के अंदर कार्रवाई करते हुए, ठीक है ना, उसको संरक्षण का आदेश दे सकता है। संरक्षण आदेश कैसे होता है कि जो व्यक्ति होता है, यानी पितृर्थी जिसने ये काम किया था, जैसे हरेसमेंट का केस किया था, वह उसको कोई धमकी नहीं देगा, ठीक है ना, या उसको कोई उत्पीड़न नहीं देगा, या उसको डराएगा धमकाएगा नहीं, ये सब मतलब उसी के बारे में धारा 18 में बताया गया है कि उसको संरक्षण का आदेश देगा कि संरक्षण उसको प्रदान किया जाए। ठीक, उसके सिवाय और क्या आदेश देगा, निवास स्थान का, ठीक है ना, जिसके बारे में प्रावधान किया गया है सेक्शन 19 में। सेक्शन 19 में बता दिया गया है कि देखिए जब आप पढ़ेंगे तो साक्षी गृहस्थी और निवास आदेश दोनों आपको सेम लगेंगे, ठीक है ना। निवास आदेश का ये जहाँ पे पीड़ित निवास करती है, ठीक है, और सेक्सुअल हरेसमेंट जिस अधिकारी मतलब जिस व्यक्ति ने किया है उसी के साथ निवास करती है, ठीक। तो वहाँ उसको 2 आदेश दिए जाएंगे। क्या, पहले तो पीड़ित को वहाँ निवास स्थान में रहने का आदेश दिया जाएगा, उसका ये अधिकार होगा कि वहाँ पर रहे। दूसरा, अगर पीड़ित को उसमें निवास स्थान में ये भी आदेश दे सकता है कि वहाँ पे वह उसका आने जाने का रोक सकता है, यानी कि उसका आने जाने का प्रतिषेध कर सकता है, ठीक है ना। उसको ये भी आदेश दे सकता है, निवास आदेश है जिसमें पीड़ित रहती थी वहीं ये पीड़ित के साथ अभियुक्त रहता है, तो उनको कह सकता है कि तुम इतने हिस्से में पीड़ित रहेगी और इतने हिस्से में ये रहेगा, मतलब उनको निवास का आदेश ऐसा था ये लड़की यहीं पर रहेगी, मतलब जो प्रत्यर्थी है, ठीक है ना। कहाँ देगा, 12(1) के अंतर्गत कार्रवाई करते हुए, ठीक। एक रेमेडी और दे सकता है जिसको बोलते हैं धनिया आतोष, धनिया अनुतोष, यानी कि जो मनी इसको डरा सकता है, ठीक है ना, रिलीफ। इसका प्रावधान किया गया है सेक्शन 20 में। सेक्शन 20 में बताया गया है कि 12(1) के अंतर्गत कार्रवाई करते हुए मजिस्ट्रेट उसके जो चिकित्सीय क्षतिपूर्ति के लिए, ये मानसिकता प्रताड़ना के लिए, जिससे उसके कुछ धन के की आपूर्ति हो सके, तो उसके धन का आदेश भी दे सकता है देने का, ठीक है ना। तो उसका प्रावधान सेक्शन 20 में कर दिया गया है कि ये भी रेमेडी उसको दी जाएगी, ठीक है। एक आदेश और देगा, देखिए वो आदेश देगा अभिरक्षा का आदेश। अभिरक्षा का आदेश क्या होता है कि मान लीजिए अभिरक्षा का प्रावधान किया गया है सेक्शन 21 में, यानी 21, ठीक है ना। पीड़ित है और पीड़ित को किसी से डर है, तो उसको उसकी किसी को मतलब उसके साथ कोई बच्चा है, ठीक है ना, या उसकी और उसके बच्चे की दोनों की अभिरक्षा किसी व्यक्ति को सौंप सकता है, जो उसका माँ बाप हो, पिता हो, या कोई भी व्यक्ति हो, ठीक है ना। तो मजिस्ट्रेट 12(1) के अंदर कार्रवाई करते हुए उसको अभिरक्षा भी उसकी अभिरक्षा का आदेश देगा कि तुम लोग इसकी अभिरक्षा करिए, इसको सिक्योर दीजिए, ठीक है ना। घर के किसी मेंबर को, उसके साथ बालक है तो बालक को भी दे सकता है, ठीक है। और प्रतिकर का आदेश दे सकता है, जिसके बारे में सेक्शन 22 में प्रावधान किया गया है, यानी कि प्रतिकर जैसे पढ़ते हैं सीआरपीसी की धारा 357 प्रतिकर के बारे में प्रावधान किया गया है। जो ये प्रतिकर होगा, ठीक है ना, इस धनिया अनुतोष जो मिला इसको, इन सब से वो अलग होगा, ठीक है ना। इसका जो चिकित्सा खर्चे थे या इसका जो मानसिक प्रताड़ना के जो खर्चे थे, जो भी इसके खर्चे थे ना, काट के जो मुजरा करके, उनसे ये अतिरिक्त होगा जो प्रतिकर का आदेश होगा, ठीक है ना। ये इसकी मतलब कहते हैं ना जीवन चाले जीव को पार्जन के लिए
इसको प्रतिकर का आदेश दे सकता है। प्रतिकर का आदेश के बारे में प्रावधान क्या किया गया? प्रतिकर आदेश के बारे में प्रावधान किया गया सेक्शन 22 में, ठीक है ना। और इसी के साथ पढ़ेंगे आप सेक्शन 22 के साथ सेक्शन 2C, जिसमें बताया गया है कि प्रतिकर आदेश से, आज से सेक्शन 22 में बताया गया प्रतिकर आदेश से है, ठीक। अब तो इसने इतने आदेश दे दिए। अब देखिए इसके बाद क्या होता है, अब पढ़ेंगे सेक्शन 23 यानी 23 क्या बोलता है? जब ये धारा 17, 18, 21, 19, 20 जब ऐसे इसको आदेश दिए गए हैं, ठीक, और इन आदेश की पूर्ति नहीं होती है या उल्लंघन होता है, कुछ भी होता है, ठीक है, और व्यक्ति को सुनवाई का मतलब जो पीड़ित के थे, जो प्रत्यर्थ थे, उसको सुनवाई का पूरा अधिकार दिया गया और सुनवाई की तिथि में निश्चित या हाजिर नहीं हुआ है, ठीक है ना, और इन चीज को भी उल्लंघन कर रहा है, तो मजिस्ट्रेट क्या करेगा? वो एक पक्ष यानी एक्स पार्टी ऑर्डर भी जारी कर सकता है, ठीक है ना। किसके पक्ष में करेगा? पीड़ित के पक्ष में, ठीक है ना, जो व्यथित महिला है, जिसका 2MM पढ़ के आ रहे थे, जिसके साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट का अपराध किया गया है, ठीक है। तो वो क्या करेगा? इसके अधीन एक पक्षीय आदेश भी जारी कर सकता है। इसका प्रावधान क्या गया? 23 में कर दिया गया, ठीक है। और जितने भी आदेश हैं, या चाहे वो ये आदेश हो या ये आदेश हो या ये आदेश हो या ये आदेश नहीं करेंगे तो इन्होंने पूरा एक पक्षीय आदेश कर दिया, ठीक है। इन सब की प्रति यानी कि एक प्रति निःशुल्क दी जाएगी। किसको दी जाएगी? उस व्यक्ति को जिसने यहाँ पे मामला 12 के अंतर्गत मजिस्ट्रेट को दिया था, या संरक्षण अधिकारी को जिसने मामला भेजा था, या पीड़ित को, ठीक है। इसका प्रावधान कहाँ किया गया है? सेक्शन 24 में, ठीक है। 24 में इसका प्रावधान किया गया, ठीक है ना। आदेश की एक निःशुल्क कॉपी, धारा 24 में प्रावधान किया गया, आदेश की एक निःशुल्क कॉपी व्यक्ति को, संरक्षण अधिकारी को, पीड़ित को दी जाएगी, ठीक है। सबसे बड़ी बात, अब मान लीजिए कोई आदेश कर दिया गया, यानी मान लीजिए कोई संरक्षण का आदेश कर दिया। संरक्षण का आदेश कहाँ दिया? सेक्शन 18 में। जब संरक्षण का कोई आदेश किया गया और आदेश देने के कुछ समय के उपरांत यानी कुछ समय बाद पश्चात मजिस्ट्रेट को लगता है कि परिस्थितियों में परिवर्तन हो गया है, ठीक है ना, या संरक्षण जैसे हमने दिया था इस प्रकार से नहीं हो रहा है, या अब संरक्षण की आवश्यकता नहीं रह गई है, ठीक है, तो वो क्या करेगा? या हमने कोई अवधि दी थी कि 6 महीने 7 महीने कुछ भी, तो सब बताया गया इन चीज़ों के सबके होने पर मजिस्ट्रेट अपने दिए गए आदेश में परिवर्तन कर सकता है, ठीक है। तो क्या करेगा? वो आदेश में परिवर्तन कर सकता है, ठीक है। इसका प्रावधान कहाँ दिया गया है? इसका प्रावधान दिया गया है सेक्शन 25 में। जो भी आदेश थे, जो धारा 18 के अंदर संरक्षण का आदेश दिया था, उसको लगता है कि संरक्षण की आवश्यकता नहीं रही है, तो उसका उसने प्रावधान क्या है कि उसमें आदेश में वो परिवर्तन कर सकता है या उसकी अवधि में भी परिवर्तन कर सकता है, ठीक है। अब देखिए, अब इसके तो थोड़ा अलग आते हैं अब, ठीक है। अब बात करते हैं, ये तो हो गया मजिस्ट्रेट के यहाँ मामला चल रहा था, ठीक है। अब मामला जो चल रहा था, अब यहां से भी जो पीड़ित थी, पीड़ित कौन थी? जो 2MM का आपको बताया था, व्यथित महिला, ठीक है ना, यानी पीड़ित। और उसको लगता है कि यहाँ संरक्षण अधिकारी के पास और धारा 12 के अंतर्गत जो कार्रवाई की गई है, अब उसको उससे वो संतुष्ट नहीं है, वो चाहती है कि उसको भी और रेमेडी मिलनी चाहिए। 2 जगह रेमेडी मिली उसको, एक यहाँ मिली, नंबर 2 यहाँ मिली। अब वो करिए मैं इस रेमेडी से भी कुछ नहीं, उससे भी कुछ नहीं है, मुझे भी और रेमेडी चाहिए, यानी और अनुतोष चाहिए। तो अतिरिक्त, उसको बोलते हैं अतिरिक्त अनुतोष, यानी कि एक्स्ट्रा रेमेडी है, ठीक है। तो उसका प्रावधान सेक्शन 26 में कर दिया गया कि पीड़ित महिला चाहे तो इनके अतिरिक्त अनुतोष की मांग कर सकती है, ठीक। और अतिरिक्त अनुतोष की मांग कहाँ करी जाएगी? तो वो करी जाएगी आपका सिविल न्यायालय या दांडिक न्यायालय, ठीक है।
सिविल या दांडिक न्यायालय में किसी में भी वो अपनी अतिरिक्त अनुतोष की मांग कर सकती है, ठीक है, जिसके बारे में परिवार धारा सेक्ट 26 में इसका प्रावधान किया गया है। कब? जब एमडी से भी खुश नहीं रहती, उसको एक्स्ट्रा रेमेडी की जरूरत पड़ती है, ठीक है। सबसे बड़ी बात, अब जो अतिरिक्त अनुतोष की मांग कर रही है, अब ये जो मजिस्ट्रेट है वो कौन होगा, ठीक है। तो मजिस्ट्रेट होगा वो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट आपका या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, ठीक है। फिर मैंने से पूछ लेगा कि जो मामले का जो संज्ञान लेंगे वो मजिस्ट्रेट कौन होंगे, तो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट होगा या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट होगा, जिसको महानगर मजिस्ट्रेट बोलते हैं, ठीक है। उसके बारे में प्रावधान करा गया है, तो वो करा गया है आपका सेक्शन 27 में, ठीक। सबसे बड़ी बात 27 एक बात और बोलती है कि जो ये मामला जो दर्ज कराएगी पीड़ित, ये कहाँ करा सकती है, इसको कहाँ अधिकार है, ठीक है ना। तो 27 से बताया गया है, कहाँ पे बताया गया कि जहाँ पीड़ित या तो निवास करती है, ठीक है, या जहाँ प्रत्यर्थी या जिसने सेक्सुअल हरासमेंट का केस किया था वो निवास कर सकता है, जो निवास करता है, ठीक है ना। यहाँ इसने अंतिम बार निवास किया था, फिर अब वर्तमान में निवास करती है, वो वहाँ पे किसी भी जगह पर अपना दावा प्रस्तुत कर सकती है, ठीक है। इतना से बता दिया गया। अब इतना जो काम हो गया, कौन सा संरक्षण अधिकारी को यहाँ पे हम नहीं आएंगे, अब सीधा सीधा आएंगे सेक्शन 12 पर। तो सेक्शन 12 की कार्रवाई, ठीक है, यानी कि सेक्शन 12 और जो सेक्शन 26 के अंतर्गत जो कार्रवाई की जा रही है, ठीक। तो बताइए कार्रवाई किस प्रकार की होगी, ठीक है। तो यह जो कार्रवाई होगी ये ऐसे ही होगी जैसे सीआरपीसी के अंतर्गत की जाती है, यानी सीआरपीसी के अधीन होगी, है ना। जिसमें आप पढ़ते होंगे, आप 357 पढ़ते हैं और आपका 125 पढ़ते हैं, ठीक है ना। उसी प्रकार की कार्रवाई होगी, यानी कि सीआरपीसी के अधीन होगी कार्रवाई, ठीक है। यानी कि प्रक्रिया बताया गया, प्रक्रिया कैसी होगी और कार्रवाई कैसे चलेगी, मतलब इसकी क्या प्रक्रिया होगी, तो सीआरपीसी के अधीन होगी, ठीक है ना। इसका प्रावधान कहाँ किया गया है, इसका प्रावधान जो किया गया है वो किया गया है सेक्शन 28 में, ठीक है ना। आप लोग अपना थोड़ा फिगर सही बनाइएगा, मेरा तो बहुत ज़्यादा मिक्सअप हो गया है, ठीक है ना। तो बताया गया कि जो प्रक्रिया होगी कैसी होगी, सीआरपीसी के अधीन होगी, ठीक है ना। इसका प्रावधान कहाँ किया गया, सेक्शन 28 में किया गया, ठीक है। सबसे बड़ी बात, अब सब कार्रवाई होगी संरक्षण अधिकारी से। रेमडी नहीं मिली, कम मिली रेमडी मिली तो यहाँ पहुंच गए, यहाँ भी रेमडी ने बहुत सारे आदेश कर दिए, एक 25 आदेश कर दिया। जब इनसे भी हमको सुनवाई नहीं मिली तो हम अतिरिक्त मानी की एक्स्ट्रा रेमडी लेने के लिए सेक्शन 26 के अंतर्गत सिविल और दांडिक न्यायालय पहुंच गए, ठीक है। अब इन सब की प्रक्रिया चलने के बाद एक नया मामला बनता है, तो क्या बनता है, देखिए अब यहाँ अधिकार दोनों को मिलेगा, पीड़ित को मिलेगा, प्रत्यर्थी को मिलेगा, यानी कि अभियुक्त को पीड़ित को दोनों को मिलेगा, ठीक है। किसका, अपील का, ठीक है ना। अब पीड़ित यहाँ से भी कुछ नहीं तो अपील कर सकती है, और अभियुक्त को लगता है कि मेरे खिलाफ कुछ ज्यादा हो गया है तो वो भी अपील कर सकता है, ठीक है। सबसे बड़ी बात, अपील की किसको जाएगी, तो वो सत्र न्यायालय को की जाएगी, ठीक है ना। इतना याद रखिए, प्री में क्वेश्चन ऐसे बनेंगे जो अपील होती है वो किसके यहाँ होती है, ठीक है ना। तो किसके यहाँ पे होगी वो, सत्र न्यायालय के, ठीक है। सबसे बड़ी बात, इसका प्रावधान क्या किया गया है, सेक्शन 29 में बता दिया गया कि न्यायालय के आदेश से कि पीड़ित या कोई व्यक्ति अपील करना चाहे 30 दिन में, हाँ सबसे बड़ी बात क्या गया है, अपील के दिन में होगी आदेश की तारीख से 30 दिन के भीतर ही अपील प्रस्तुत की जा सकती है। अपील कहाँ प्रस्तुत होगी, सत्र न्यायालय में, ठीक है। इतने क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। उसके बाद अब देखिए, अब जो कुछ सेक्शन बचते हैं तो हमको 2 लाइनें पढ़ेंगे, ठीक है ना, क्योंकि वहां से परीक्षा आने का बहुत अच्छा चांस होता है, ठीक है। पहला क्या बनता है कि इस मामले में जो भी अधिकारी थे, संरक्षण अधिकारी था, जो भी अधिकारी जो काम कर रहे हैं वो अधिकारी कौन होंगे, ठीक है ना। उनकी पावर होगी, कुछ तो माने जाएंगे वो, तो वो अधिकारी कौन माने जाएंगे, वो अधिकारी लोक सेवक माने जाएंगे, ठीक है। तो इसका प्रावधान कहाँ किया गया, इसका प्रावधान जो किया गया है वो धारा 30 में, यानी कि सेक्शन 30 में बता दिया गया कि इस अधिनियम के अंतर्गत जो भी अधिकारी वो लोक सेवक माने जाएंगे।
लोक सेवा के बारे में प्रावधान क्या किया गया है, वो आईपीसी की धारा 21 में किया गया है, ठीक है ना। मैं थोड़ा थोड़ा लिख देता हूँ छोटा सा। आईपीसी की धारा 21 में प्रावधान किया गया है लोक सेवक के बारे में, ठीक है ना। यानी कि आईपीसी की धारा 21 के अंतर्गत ही लोक सेवक माने जाएंगे। इस अधिनियम में इसका प्रावधान धारा 30 में किया गया है, ठीक है ना। अब देखिए, अब इतना कम इसमें काम होने के बाद एक चीज और पढ़ते हैं इसमें दंड के बारे में, ठीक है। इस अधिनियम में दंड 2 प्रकार के बताए गए हैं। पहला तो बताया गया है पीड़ित के मतलब वो प्रत्यर्थी जो अभियुक्त होता है उसको दंड का पालन उसके विरुद्ध, ठीक है। एक बताया गया है दंड, देखिए एक बताया गया संरक्षण अधिकारी के विरुद्ध, ठीक है ना, संरक्षण अधिकारी, ठीक। और एक बताया किसके खिलाफ, देखिए इसमें यह बताया गया है कि जो धारा 18 के अंतर्गत संरक्षण आदेश जो दिया गया था, ठीक है ना, कि जिसको भी दिया गया था और वो उस आदेश का अनुपालन नहीं करता है, ठीक है ना, उसमें मतलब कर्तव्य में उसमें मतलब कुछ भी करता है उसका अनुपालन नहीं करता है, उससे दूर रहता है बिना मतलब के, कोई मतलब नहीं है, तो उसको बताया गया है कि अगर वह संरक्षण आदेश का पालन नहीं करेगा तो क्या होगा, तो उसको 1 वर्ष का कारावास और 20,000 रुपये का जुर्माना हो सकता है, ठीक है। इसका प्रावधान क्या किया गया है, इसका प्रावधान जो किया गया वो है सेक्शन 31, ठीक। सेक्शन 31 में प्रावधान किया गया है कि जो संरक्षण आदेश धारा 18 के अंतर्गत जो दिया गया था जिस भी व्यक्ति को, वो उसका उल्लंघन करता है तो वो सेक्शन 31 के अंतर्गत 1 वर्ष के कारावास और 20,000 रुपये के जुर्माने से दंडनीय होगा, ठीक है। अब यहाँ बताया गया है संरक्षण अधिकारी होता है, इसको कोई आदेश दिया गया है, ठीक है ना। जैसे आदेश कौन सा दिए गए थे इसको, जैसे मान लीजिए ये तो तामील का आदेश दिया गया था, तामील कराइए, ठीक है ना। संरक्षण में कोई आदेश दिया गया था या कोई भी इसको आदेश दिया गया था संरक्षण अधिकारी को और वह उसके कर्तव्य में उल्लंघन करता है, मतलब उनको नहीं निभाता है, ठीक है ना, तो उसको भी प्रावधान कितना होगा, उसको भी 1 वर्ष का कारावास और 20,000 रुपये का जुर्माना होगा, ठीक है ना। इससे संबंधित सेक्शन कौन सा है, वो है 33, ठीक है। 33 में प्रावधान कर दिया संरक्षण अधिकारी के विरुद्ध दंड क्या होगा और संरक्षण आदेश जिसको दिया उसके विरुद्ध दंड क्या होगा, ठीक है। सबसे बड़ी बात अब देखिए थोड़ा जगह यहाँ कर लेते हैं। अब देखिए 31 और 33 इनके बीच में एक सेक्शन बच गया, ठीक है। कौन सा सेक्शन बचा वो, 32, सेक्शन 32। सेक्शन 32 क्या बोलता है, देखिए सेक्शन 32 ये बोलता है कि जो ये मामला है, ठीक है ना, कौन सा मामला, घरेलू हिंसा का जो मामला है, ये वाला, ठीक है ना, ये मामला कैसा होगा, तो सेक्शन जो 32 है ये बोलता है कि ये मामला संज्ञेय होगा और जमानतीय होगा, बस, ठीक है ना। इतनी बात ये मामला बोलता है। संज्ञेय और संज्ञेय तो आप जानते होंगे, 2 CRPC में खूब पढ़े होंगे, है ना। तो सेक्शन 32 इतनी बात करता है कि जो मामला है घरेलू हिंसा का, ये कैसा मामला माना जाएगा, तो ये मामला संज्ञेय माना जाएगा और जमानतीय माना जाएगा, ठीक है। दूसरा, अब इतना सेक्शन हम इसमें पढ़ लिए, ठीक है ना। अब जो एक्स्ट्रा सेक्शन बचते हैं वो कौन कौन से बचते हैं, देखिए इसके अतिरिक्त जो सेक्शन आपको बचते हैं वो बचता है आपका एक तो 35 जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। एक बचता है आपका 36, ठीक, और एक बचता है आपका 37, ठीक, और साथ में ले लीजिए आप थोड़ा सा लिख लिया होगा जो आपका डेफिनेशन क्लॉज था, उसमें एक बचता है आपका सेक्शन 2B और सेक्शन 2Q,
ठीक है, जो आपके इंपॉर्टेंट बचते हैं। तो जो सेक्शन 35 है यानी कि धारा 35 है, जो क्या बताती है, वो बताती है कि सद्भावना पूर्वक जो कार्रवाई, जैसे आप बहुत हफ्तों में पढ़ के आ रहे हैं, ठीक है ना, तो ये बताती है सद्भावना पूर्वक की गई कार्रवाइयों से संरक्षण, ठीक है ना, इसको बनाना याद रखिएगा। तो सद्भावना कार्रवाई संरक्षण का प्रबंधन क्या गया है, वो सेक्शन 35 में किया गया, ठीक है। सेक्शन 36, इसको बहुत हो सकता है यहाँ से हम बोलने पूछ भी रहे बहुत ज़्यादा, ठीक है ना। तो 36 क्या बोल रही है, 36 बोल रही है कि इस अधिनियम के उपबंध, कौन से अधिनियम के, यानी कि सेक्सुअल हरासमेंट जो अधिनियम 2005 है, इस अधिनियम के जो भी उपबंध हैं, अन्य जो विधि हैं, लागू विधि, इस अधिनियम के जो उपबंध हैं, कौन से अधिनियम के, अधिनियम सेक्सुअल हरासमेंट के जो अधिनियम के उपबंध हैं, ठीक है ना, तो उसके जो उपबंध है वो अन्य कोई भी लागू विधि है इंडिया के अंदर, जो तत्समय प्रवर्त विधि जिसको हिंदी में बोलते हैं, इंडिया में कोई लागू हुए, ठीक है ना, उसके अतिरिक्त होंगे, क्या होंगे, यानी कि सेक्शन 36 के जो उपबंध हैं, ठीक है ना, उसके अतिरिक्त किसी अन्य अधिनियम में इसका प्रावधान किया गया है, तो उस प्रावधान से ये अधिनियम के जो उपबंध हैं वो अतिरिक्त होंगे, ठीक है ना, उससे अतिरिक्त कोई मतलब नहीं होगा इसका, ठीक है ना। इसका प्रावधान क्या कर दिया है, वो 36 में कर दिया गया, ठीक है। एक पूछ लेता है आपका 36 में जो भी बताए थे आपको, जैसा कि आप सब में पढ़ते आते हैं कि नियम बनाने की शक्ति किसकी होगी, तो नियम बनाने की शक्ति जो होगी वो केंद्र सरकार की होगी, क्या होगी, वो नियम बनाने की शक्ति होगी, ठीक है। और अभी बताइए इंपोर्टेंट सेक्शन 2B पूछ लेता है कि बालक, बालक का प्रावधान, बाल मतलब बालक को कहाँ परिभाषित किया गया है, वो बालक को 2B में परिभाषित किया, ठीक है ना। बालक कौन होगा, जिसकी उम्र यानी आयु 18 वर्ष से कम है, वो कौन होगा, वो बालक होगा, ठीक है। अभी बहुत देर से बोलता है प्रत्यर्थी क्यों नहीं, अभियुक्त कौन होता है, तो अभियुक्ति के बारे में बताया गया है कहाँ पे, 2Q में, ठीक है ना, 2Q बता दिया गया कि प्रत्यर्थी कौन होगा, ठीक। तो प्रत्यर्थी कौन होगा जिसके बारे में 2Q में बता दिया गया है, ठीक है ना। और देखिए इसके सिवाय कोई और सेक्शन जो बच जाते हैं वो आपके बीच में, लेकिन इनमें से कोई सेक्शन जो बच रहे हैं वो बच रहे हैं आपके सेक्शन 5, सेक्शन 6, सेक्शन 7, ठीक है ना। ये 3 सेक्शन बीच में छोड़ दिए थे, तो उनको ऐसे बता देता हूँ सेक्शन 5 में क्या है। सेक्शन 5 में जो दिया गया है वो दिया गया है, जैसे हम बता रहे थे, पुलिस वाला भी यहाँ पे रिपोर्ट को भेज सकता है, ठीक है ना। तो इसका प्रावधान धारा 5 में किया गया है कि पुलिस मजिस्ट्रेट से या सेवा प्रदाता जो भी होते हैं उनके क्या कर्तव्य हैं, ये मतलब जो बताए गए थे यहाँ पे, और दोष मांगने के लिए रिपोर्ट भेज सकते हैं, वो सेक्शन 5 में उसका प्रावधान कर दिया गया है, ठीक है। एक बताया गया है कि सेक्शन 6 जो है वो बताता है कि आश्रय गृह, ठीक है ना। आश्रय गृह कौन सा है, जहाँ मजिस्ट्रेट पीड़ित को भेज सकता है, जो आश्रय देंगे, ठीक है ना। जो आश्रय गृह आप जानते होंगे, आश्रय गृह होता है मतलब किसी पीड़ित को आश्रय देते हैं, यानी वहाँ रहने का वो बंदोबस्त करते हैं, जो राज्य सरकार के द्वारा हर जिले में जिसकी जो बनाए गए हैं, ठीक है ना। उसका प्रावधान 6 में किया गया है, ठीक है ना। 6 के साथ साथ आश्रय गृह को बारे में जो प्रावधान करती है धारा 2T भी करती है, 2T और धारा 6, ठीक है। सेक्शन 7 क्या बोलता है, सेक्शन बोलता है कि चिकित्सा सुविधाओं के बारे में, जो पीड़ित है, जो संघर्ष अधिकारी का जो कर्तव्य था उसको मतलब चिकित्सा वाला देने का, तो उसमें क्या बोला है कि चिकित्सा सुविधाएं, उसके अंदर जितने कर्तव्य आते हैं उसको चिकित्सा सुविधा देना, ये कुछ भी उपलब्ध कराना है, कुछ भी इमरजेंसी वगैरह, ठीक है ना। तो उसके बारे में जो प्रावधान किया गया है वो तो सेक्शन 7 में, यानी कि चिकित्सा के बारे में, ठीक है। और इसके बाद जो लास्ट आपका सेक्शन बचता है वो एक सेक्शन बचता है, सेक्शन 11, वो बोलता है सरकार के, इसको एक लाइन में याद रखिएगा, सरकार के कर्तव्य। सेक्शन 11 जो बात करता है वो सेक्शन सरकारी कर्तव्य की बात करता है, ठीक है ना। जैसा कि आप जानते हैं, हमसे सब के हिसाब से इस एक्ट को पढ़ा रहे थे, ठीक है ना, कोई मेंस के हिसाब से नहीं था, इसलिए हमने मोटा जल्दी से जल्दी आपको पढ़ाने की कोशिश करी। आप पेपर में जाने से पहले भी इसको एक बार खोल के देख लेंगे तो आपको सारे सेक्शन याद आ जाएंगे, ठीक है ना। और प्री में आपका इतना ही पूछेगा, इतना अंदर घुस के नहीं पूछेगा, ठीक है ना। जैसा कि आपको मोटा बता दिया गया है कि कौन चीज़ कहाँ पे परिभाषित है, कैसे, पूरा फिगर आपने बना लीजिएगा। फिर के बाद आप फिगर एक बार देख लेंगे
तो आपको पूरा अपने ध्यान में आ जाएगा। ठीक है, जब तक मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।